नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं। अब बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें? यस सर। क्वेश्चन आंसर की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार मैंने मेरे क्वेश्चन आंसर की बुक को दी बेस्ट बनाया है। 4 महीने का कंटिन्यूस एफर्ट्स इसके अंदर लगे हुए हैं और आप पहले चैप्टर से ये फील कर जाएंगे कि हाँ यार, एक एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से लिखा नहीं गया, प्रिपेयर किया गया है। इसमें जो स्ट्रक्चरल है वो ऐसे करके है कि ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है और उनके हेडिंग बना के उस हेडिंग के अंदर ही कवर किया गया है। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर है, उसमें 4-5 हेडिंग बनते हैं, तो 4-5 हेडिंग से कनेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं वो एक सीरीज में रखे गए हैं। एक और बात, हर क्वेश्चन के साथ उसका सोर्स लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पास्ट एग्जामिनेशन से लिया गया है, या फिर ये आरटीपी का है, या फिर ये एमटीपी का है, या फिर ये आपका लाइक स्टडी मटेरियल से है। और अगर किसी क्वेश्चन पे कोई सोर्स नहीं लिखा हुआ है तो या तो वो खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, या फिर सीएमए या सीएस के जो मॉड्यूल्स हैं उनसे लिया गया है। हर क्वेश्चन इसमें अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है। जो छोटे या निकम्मे से क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको हटा दिया गया है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से संभाल कर टू द पॉइंट और जैसा आपको एग्जाम में लिखना चाहिए उस तरह से यहां पर डिजाइन किया गया है। बड़ी बात, जो इसमें हमने लैंग्वेज अपनी रखी है वो स्टडी मटेरियल बेस्ड है लैंग्वेज भी। तो ये क्वेश्चन आंसर की बुक आपके लिए बहुत बहुत काम आने वाली है। और आइए इसके क्वेश्चन आंसर हम करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले यहां एक खाली पेज दिख रहा है आपको, ये इस पेज पर कुछ लिख लीजिएगा। कोई सा पर भी लिखें, 2 पेज खाली हैं यहां पर, जौन से मर्जी पेज पर आप लिख सकते हैं कि हम अपने क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसे प्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके लिए क्या तरीका अपनाया जाए। तो देखिए, यूं तो मैंने पहले भी कई सारे प्रेजेंटेशन टिप्स आपको बना बना कर दिए हैं, पर कम से कम शॉर्ट टू शॉर्ट मैं आपको प्रेजेंटेशन टिप्स दे रहा हूं ताकि आप उसे रियली अमल में ला सकें, अपने आंसर को लिखते समय आप उसे अप्लाई कर सकें। बहुत ही छोटा सा टिप्स है। नंबर 1 पर आप सबसे पहले लॉ को डिक्टेट कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आया है उससे कनेक्टेड जो भी लॉ है, चाहे वो उसका रेफरेंस किसी सेक्शन से लिया गया है, चाहे रेफरेंस किसी रूल से लिया गया है, किसी नोटिफिकेशन से है, किसी सर्कुलर से है, जहां से भी आपने उसका रेफरेंस लिया है वो आप उस रेफरेंस के साथ में यहां पर लिख दीजिए। इसे लिखने के बाद में अब अपने क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बनता है अपना, वो सॉल्यूशन आप यहां पर दे दीजिए कि इस केस में ऐसे किया जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। आपने लॉ डिक्टेट करना है एंड देन अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दीजिए इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटेड लॉ, ऐसे करके। ठीक है, ये रूल, ये नियम आप अपना कर चलिए। अब कई सारे क्वेश्चंस को मैं आपसे हाथ से भी सॉल्व करवाऊंगा और कई सारे क्वेश्चंस को आप ऐसे टिक करके भी सॉल्व करेंगे। तो जिन क्वेश्चंस को आप टिक करके भी सॉल्व कर रहे हैं तो वहां भी आप अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कीजिएगा कि पहले लॉ रिकॉल करना है। लिख नहीं रहे हैं तो रिकॉल करना है, लॉ रिकॉल करना है। लॉ रिकॉल करने के बाद आप आंसर करेंगे। आप डायरेक्ट आंसर पर पहुंचते हैं, लॉ कहीं पीछे छूट जाता है और लैकिंग के चक्कर में आपका आंसर गलत हो जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, पहले उसका पीछे का लॉ क्या है उसको हमने रिकॉल करना है या उसको लिखना है, एज द केस में बी, फिर अपने सॉल्यूशन पर आना है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप देखेंगे कि एक अलग ही चमत्कारी आपको बेनिफिट्स इसके मिल जाएंगे। यस, मैं ठीक कह रहा हूं। अब बात करते हैं कि ठीक है यार, ये तो हो गया प्रेजेंटेशन टिप्स में, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस तरह के आते हैं। नंबर एक आएगा हमारा जो प्योर थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं ना भाई साहब, वो यहां पर आते हैं। एक आपके आते हैं सर जी जो केस स्टडी टाइप है, बेस्ड क्वेश्चंस होंगे।
और तीसरे आपके न्यूमेरिकल। अब जो प्योर थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी इनको बोल देते हैं, तो इनमें तो इनके पीछे का जो लॉ है या जो भी है डायरेक्ट आपको लिखना ही होता है। इसमें सॉल्यूशन देने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि जो भी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। जैसा स्ट्रेट मुंह फट क्वेश्चन वैसा ही मुंह फट जवाब आपको देना है, बात खत्म। जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपके होंगे तो उसमें पहले जो उसका कनेक्टेड लॉ है आप वो बताएंगे और उसके बाद उसका आप आंसर यहां पर लिख देंगे कि इस लॉ के बेसिस पर हम अपना ये आंसर लिखने के लिए जा रहे हैं। वेरी सिंपल। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका आएगा तो उसमें भी आप यही करेंगे कि पहले आपको यहां पर लॉ डिक्टेट करना है एंड उसके बाद आपको अपना ये सॉल्यूशन यहां पर देना होगा। अब इसमें दो बातें आ जाती हैं कि एक तरीका तो यह है, मान लीजिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका और इसमें कई सारी ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं कि ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5 ट्रांजैक्शंस हैं। तो पांचों ट्रांजैक्शंस का हम कैसे करके चलें, मतलब ये कि पहली ट्रांजैक्शन का लॉ लिखा एंड उसका सॉल्यूशन भी हमने हाथ के हाथ डाल दिया, मतलब जो भी काम हो रहा है साथ साथ हो रहा है, लॉ भी लिखा और उसका सॉल्यूशन भी हमने डाल दिया और अपना जो मेन फाइनल डिजिट आ रही है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर या तो हम कोई चीज प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या उस अमाउंट को जो दिया हुआ है हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, है ना। इन तीनों में से कोई एक एक्शन हम लेते हैं। तो जो भी एक्शन हम ले रहे हैं उस एक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट अपना यहां पर आ जाएगा, उसके पीछे का लॉ एंड सॉल्यूशन। तो ये हो गया ट्रांजैक्शन वाइज आप काम करके चल रहे हैं, ऐसे करके फिर इसका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक तरीका तो ये होता है और दूसरा तरीका इसका ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके लिए दी हुई हैं ये ट्रांजैक्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये ट्रांजैक्शन दी हुई हैं। तो आप इनका जो सॉल्यूशन है वो तो मेन टेबल में यहां डाल दीजिए कि भाई इसका सॉल्यूशन ये जुड़ेगा, घटेगा या इग्नोर होगा। इन सबके सॉल्यूशंस आपने एक एक करके डाल दिए, ठीक है। और फिर आप बनाते हैं यहां वर्किंग नोट और वर्किंग नोट के अंदर आपको पांचों के पांचों की रीजनिंग करनी होती है, यानी कि उनके पीछे का लॉ लिखना होता है कि आपने जो जोड़ा है, घटाया या इग्नोर किया है वो क्यों किया है। वर्किंग नोट में 1, 2, 3, 4, 5 पांचों के आपने अलग अलग लॉ को यहां पर डिक्टेट कर दिया, यानी कि सॉल्यूशन अलग है और लॉ अलग है। तो नॉर्मली आज तक ऐसा ही पढ़ते आए हैं आप, लेकिन सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ये दोनों पैटर्न पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए गए हैं, दोनों पैटर्न पर। एक ये पैटर्न भी कि ट्रांजैक्शन वाइज आप लॉ और सॉल्यूशन इकट्ठा दीजिए, अलग से वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर पहले मेन टेबल में सॉल्यूशन दे दीजिए फिर बाद में इकट्ठे इनके आप वर्किंग नोट लिख दीजिए। मैं किसे, दोनों ही ठीक है, मैं किसे रिकमेंड करूंगा, पहले वाले को, क्योंकि इसमें हमारी समय की बचत होती है और गलती होने के चांसेस शायद ना के बराबर हैं। वो इसलिए क्योंकि हम जब लॉ रिकॉल कर रहे हैं उसी वक्त हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं और जो सॉल्यूशन लिख रहे हैं वो लॉ रिकॉल करके ही सॉल्यूशन लिख रहे हैं। दोनों एक दूसरे से एक और एक 11 वाली बात है। यहां पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, लॉ लिखा नहीं सिर्फ रिकॉल करना पड़ता है और फिर सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर उसी लॉ को दोबारा रिकॉल करके हमें लिखना होता है, तो इसमें समय ज्यादा लग जाता है। तो आप ये वाले मेथड पे काम करके चलेंगे। हालांकि मेरी बुक में भी और सी इंस्टीट्यूट की बुकलेट में दोनों पैटर्न पर अपने क्वेश्चन आंसर जो है वो दिए हुए हैं, ठीक। तो ऐसे करके चलेंगे और इन तमाम बातों का जितना भी मैंने लिखा है सबका क्रक्स यही है, लॉ एंड सॉल्यूशन। बस आपको कुछ याद रहे ना रहे, बस ये मेरे शब्द याद रहने चाहिए ऑलवेज, आज से लेकर जब तक आपका पेपर ना हो जाए, लॉ एंड गिव द सॉल्यूशन, दैट्स इट, दिस इज द प्रेजेंटेशन टिप्स और कुछ भी नहीं है। बाकी बातें छोटी छोटी होती हैं कि यार हमें लंबे लंबे पैराग्राफ अवॉइड करने चाहिए हैं और हेडिंग्स बनाने चाहिए, वो इसलिए होते हैं ताकि जो आप बताना चाह रहे हो वो एग्जामिनर को ना वो चीज दिख जाए, मतलब वो सिर्फ एक इस तरह से होता है कि वो दिख जाए उसको कि यार क्या आप कहना चाह रहे हो आप। मेरे क्वेश्चन आंसर की बुक के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं या इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको मैंने बोल्ड किया हुआ है, तो आप इसमें देखेंगे। और हर क्वेश्चन को लिखा नहीं है क्वेश्चन के आंसर को, बल्कि उसे अच्छे से प्रिपेयर किया है बहुत ही सहजता से, ठीक है जी। आइए हम एक काम करके चलेंगे, कसम खाइए कि 1 या 2 क्वेश्चंस
मैं लिखूंगा, रजिस्टर बनाइए छोटा सा, मैं लिखूंगा और एक या दो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, मतलब क्वेश्चन मतलब आंसर, वो आप लिखेंगे। एक दो के मैं लिखूंगा, एक दो के आप लिखेंगे। इससे हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, हम लिख पाएंगे। और जिस प्रेजेंटेशन टिप्स को देने की हम बात कर रहे हैं उसी पैटर्न पर लिखने की हम कोशिश करेंगे। एंड आपका हाथ लिखते लिखते ना खुल जाएगा और उसके बाद टेस्ट अपने, तो जिससे कि आप अपनी पूरे जो एक्सपीरियंस कहिए या एक प्रैक्टिस कीजिए वो आपकी यहां पर हो जाएगी। और उसके बाद जब आप मेन एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपको वो एक नॉर्मल तरीके से ही लगेगा, कोई ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं डालेगा। सी स्टूडेंट में अक्सर राइटिंग प्रैक्टिस की कमी होती है, उनको लॉ तो अच्छे से आता है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं, लेकिन वो लिखने में दिक्कत उनको आ जाती है। ठीक है, तो आप ये दिक्कत नहीं मानेंगे और आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला आपका ये चैप्टर है और इसमें इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों का इकट्ठा चैप्टर, छोटे छोटे दो थे तो मैंने इकट्ठा इसको बना के दिया है, इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, ये है 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4, 1 का 5, और उसके बाद जब ये दूसरा हेडिंग यहां से शुरू होगा कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर सेकंड का फर्स्ट, है ना, सेकंड का 2, ऐसे करके मैंने मेरी बुक के अंदर इन चीजों को रखा है इस तरीके से। ठीक है जी। अगला चैप्टर आ जाएगा जैसे कि डेफिनेशंस का है, तो उसमें भी ऐसे टॉपिक वाइज इन चीजों को कवर किया है मैंने। अगला चैप्टर आ जाएगा आपका सप्लाई का, तो सप्लाई में टॉपिक 1 पकड़ा है, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 और क्लॉज ए सप्लाई। तो उसमें कितने क्वेश्चंस बनते हैं, फर्स्ट का 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस इस हेडिंग के अंडर बनते हैं। शेड्यूल 1 पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके यहां पर आ गए, सेकंड का 1 2 3 4 5 6, ये आपके यहां पर आ जाते हैं 7 8 9, ये क्वेश्चंस मालिक यहां पर आ गए अपने, एंड 17 क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हो गए, 19 क्वेश्चन, हाँ 19 क्वेश्चन इस पर बेस्ड हो गए, एंड उसके बाद में आपका शेड्यूल 2 पर बेस्ड। तो ऐसे एवरी चैप्टर को हेडिंग्स में डिवाइड किया हुआ है एंड देन उस पर बेस्ड हमने अपने क्वेश्चंस की यहां पर बात करी हुई है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब बच्चा मेरे आजा, बाकी अब धीरे धीरे सब समझते रहेंगे, हम इसके क्वेश्चंस की शुरुआत कर देते हैं यहां पर आकर। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आ रहा है यहां पर वो है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। ठीक है, एक आम सा क्वेश्चन है, जनरल सा क्वेश्चन है, पर आप इसका आंसर जरा लिखने बैठना, शायद आपके हाथ रुक जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। हालांकि एक वेल प्रेजेंटेड तरीके से मैंने मेरी बुक में दिया हुआ है, लेकिन बुक से पढ़ने में और लिखने में अंतर आ जाता है, वरना आप खुद स्टार्ट करके देखिए, आपको शायद इसमें दिक्कत आएगी। तो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, तो मैं अगर इसे लिखना शुरू करूं तो यहां पर मैंने मेरा रजिस्टर बना लिया है। ठीक है जी, आप भी अपना रजिस्टर बना लेंगे और चैप्टर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है साहब? यस सर। तो इसमें हमारे पहला ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर हम लिखने के लिए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी पूछा गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। मैं हर चैप्टर से आपको जिस तरह के क्वेश्चंस होंगे, चाहे थ्योरी क्वेश्चंस हैं चाहे न्यूमेरिकल जो भी है, एक दो क्वेश्चन मैं प्रॉपर तरीके से आपको यहां पे करवाऊंगा, लिखवा के दिखाऊंगा। एक दो आप करेंगे एंड बाकी को हम अच्छे से और तरीके से करके चलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी के अंदर सबसे पहले सोचिए, मतलब एक जनरल सा क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि इसके पीछे कोई सेक्शन लगा हुआ है या कोई और तरीके हैं। जो आपने जीएसटी का मॉडल देखा है पहले चैप्टर के अंदर, उसमें आपको क्या समझ में आता है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है इसमें, मुझे पता है यार, कि ये इस प्रकार से एक चेन चलती है इसकी, यहाँ पे आके ना जैसे ऑडी के छल्ले होते हैं वैसे चेन चलती है। तो इसमें लिखेंगे नंबर 1 वैल्यू एडेड टैक्स, जो सबसे बड़ी इसमें बात है। जीएसटी इज, अपनी लैंग्वेज चलेगी, अपनी, मुझे नहीं पता, मैं मेरी बुक की लैंग्वेज ही फॉलो नहीं कर रहा हूं, नहीं कर सकता हूं, है ना, तो लैंग्वेज ऑलवेज अपनी ही रहेगी। जीएसटी इज बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड टैक्स।
It means when it means GST paid on इनवर्ड सप्लाई बुक किया जाता है एज इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड GST is to be paid on outward supply by using the input tax credit. So ultimately only net value addition liable to GST. वैल्यू एडिड टैक्स है ये। और क्या है ये? नंबर 2 पर आइएगा और हम देखते हैं इसमें यार ये जो चलता है ये कंटिन्यूअस चलती है चेन क्रेडिट की। नंबर 2 कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट GST paid on every inward supply booked as credit except blocked credit by the recipient and utilize it for the payment of output GST. आगे नंबर 3 पर आइए। GST कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है? डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। Destination principle. It is based on destination principle. Meaning thereby GST revenue goes to destination, state or union territory. GST कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है? नंबर 4 इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। GST levied on goods will divided between central government as well as state government या UT in the ratio of 1:1 and similar provision for
सर्विसेज ऑल्सो, पहले जो हुआ करता था ना कि गुड्स पर एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में सर्विस टैक्स एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और वैट एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अब वैसा नहीं है, दैट इज यहां पर ये शेयर्ड सिस्टम पर ये आपका बेस्ड है, शेयर्ड सिस्टम। और क्या बात हो सकती है, और किस पर बेस्ड है ये? कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट हो गया, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, वैल्यूडेड टैक्स हो गया, ठीक है। ये इसके बेस थे जहां पर ये आपका कंसेप्ट टिका हुआ है। एंड पांचवा पॉइंट बोल देते हैं, लोड ऑफ जीएसटी borne by end user। GST load is to be borne by end user by shifting the load with value addition from one person to another person। तो ऐसे करके आप अपना आंसर आसानी से सावधानी से लिख सकते हैं। हालांकि इसमें कोई एक जनरल सा क्वेश्चन था और उसका आंसर हमने यहां पर अपना लिखा है मालिक, ठीक है। ये नोटिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इकट्ठी करके। तो आप ये भी लिखिए मेरे साथ साथ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है इसका, लिखना कैसे है, दैट्स इट। और लिखना जब तक नहीं आएगा जब तक आप अपने हाथ से लिखोगे नहीं। तो जो मैं लिख रहा हूं उसे भी लिखिए, इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस आप अपने एंड पे लिखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या लिखना है। आपका होमवर्क मैं दूंगा कि आपको ये क्वेश्चंस अपने रजिस्टर में अपना आंसर लिखिएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है जी। ओके सर जी, तो ये तो हो गई हमारी ये वाली बात। और इसमें कौन कौन से हेडिंग थे? वैल्यू एडेड टैक्स था जी, कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट थी, पढ़कर देखें। अब देखिएगा, मतलब जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स लेवीड ऑन सप्लाई, दैट इज मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो जो यहां पर आप बात कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ गुड्स ये अपना आ गया। जैसे ये है आपके मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ गुड्स, ये है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन के तरीके हैं, मेथड्स हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग करके वैल्यू ऐड करता है, कोई गुड्स को बेचकर फर्दर वैल्यू ऐड करता है, कोई सर्विसेज देकर वैल्यू ऐड करता है। तो जो जितनी वैल्यू ऐड करता है उसे अकॉर्डिंगली यहां पर जीएसटी का पेमेंट करना होता है। कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट, GST offers comprehensive and continuous chain of tax credit from procurer's point up to the retailers या consumers। यहां से लेके आगे तक आपकी वो जो B2B चलती रहती है, लास्ट में जाके जब B2C हो जाती है तो वहां पर गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है और जो जितनी वैल्यू ऐड करता जा रहा है उसे यहां पर अपना उसमें ऐड होता जा रहा है टैक्स अमाउंट। बर्डन बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, only the final consumer bears the GST charged by the last supplier in the supply chain with a set of benefit at all previous stages। क्योंकि जो पहले टैक्स लगते आ रहे हैं वो B2B थी, तो उसमें जो भी टैक्स लगा उसका क्रेडिट मिल गया, सेटअप हो गया, बात खत्म, न्यूट्रलाइज हो गई। फिर अगले वाले का उसमें जो वैल्यू एडिशन था वो ऐड हो गया एंड इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। और लास्ट में जब B2C होगी तो सारे के सारे वैल्यू एडिशन जोड़ने के बाद फाइनल जो लोड आएगा इकट्ठा वो मेरे एंड यूजर पे आके पड़ जाता है। कोई कास्केडिंग इफेक्ट वगैरह इसमें नहीं आएगा बिकॉज कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट इसमें काम करके चलती है। अगला क्वेश्चन आता है, पूरे फोकस के साथ क्वेश्चंस को पढ़ें। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन लिया गया है आपका आईसीआई के स्टडी मटेरियल से। उसमें ये लिखा हुआ है कि क्या जीएसटी डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो हर क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अब इसको बोलते हैं, यस द स्टेटमेंट इज वैलिड। जीएसटी डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट इफ गुड्स आर मूविंग फ्रॉम यूपी टू हरियाणा देन
50% रेवेन्यू गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50% गोज टू हरियाणा गवर्नमेंट। तो जिस स्टेट या यूटी में उसका कंजम्पशन हो रहा है, टैक्स फाइनली उसी स्टेट या यूटी को दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आपका ये यहां पर डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो करके चलता है मालिक। ठीक है जी, आगे है डिस्क्राइब द नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी की इंडिया में नीड क्यों पड़ी, एंड ऑल्सो डिस्कस द डेफिशिएंसीज इन द एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम। एग्जिस्टिंग का मतलब जो अपना पुराना था, क्योंकि एग्जिस्टिंग वर्ड पुराने के लिए इस्तेमाल किया गया था उस समय पर। ठीक है जी, जब जीएसटी अपना आया था, तो वैसे करके है। तो बता रहे हैं कि भाई पुराने सिस्टम में क्या कमियां थी। तो देखिए, पहले पुराने सिस्टम में जब जीएसटी की जगह आपका एक्साइज लॉ हुआ करता था, वैट लॉ हुआ करता था, लेकिन इन दोनों के होने के बावजूद भी बड़ी सारी खामियां हमारे सिस्टम के अंदर थीं। 4 हमें पता है, कास्केडिंग हुआ करता था, डबल टैक्सेशन हुआ करता था, मल्टीपल टैक्सेस हुआ करते थे, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स हुआ करती थी, आपस में टैक्स का इंटीग्रेशन नहीं था। इंटीग्रेशन ना होने के कारण ही ये क्रेडिट्स नहीं मिल पाते थे, जिनसे कास्केडिंग इफेक्ट आपका निकल के आया करता था। इंटीग्रेशन आपस में टैक्सेस का ना होने की वजह से, आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ही डबल टैक्सेशन जैसी बातें उभर के सामने आ जाती थी मालिक, है ना। और जो टैक्सेस थे, मोटे मोटे टैक्स का अलग लॉ बना हुआ है, बाकी चुन्नू मुन्नू टाइप भी आपने बने हुए थे, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स। तो इससे मल्टीपल प्रोसीजर आ रहे थे, मल्टीपल टैक्स आ रहे थे, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट आ रही थी। तो इस प्रकार से उसकी कमियां यहां पर आ रही थी। तो बोलता है डिस्पाइट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ वैल्यू एडेड इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि पहले वैट प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते थे। ये वैल्यू एडेड टैक्स जो आज जीएसटी में फॉलो किया जा रहा है, ये वैल्यू एडेड टैक्स पहले था, सेंट्रल एक्साइज के अंदर भी था। सेंट्रल एक्साइज का नाम था सैनवेट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी का नाम। और जो स्टेट वैट था वो वैट है ही है। तो दोनों वैल्यू एडेड प्रिंसिपल को ही फॉलो करते थे, जो हम आज भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याएं थी। तो डिस्पाइट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स इन इंडिया एट द सेंट्रल लेवल, यानी कि जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, इन द फॉर्म ऑफ सैनवेट, एंड एट द स्टेट लेवल इन द फॉर्म ऑफ स्टेट वैट, इट्स एप्लीकेशन ऑलवेज रिमेन्ड लिमिटेड। जो कीवर्ड्स हैं वो हाईलाइटेड मिलेंगे, ऑलवेज रिमेन्ड लिमिटेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फिर भी कुछ कमियां रह गई क्या, नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज इन द स्टेट वैट एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब शामिल नहीं हो पाए थे पहले। पुराने की कमियां बता रहे हैं, जिस चक्कर में प्रॉपर इंटीग्रेशन ना होने की वजह से समस्याएं पैदा हो रही थी, कास्केडिंग इफेक्ट अपने आ रहे थे, डबल टैक्सेशन हो रहे थे, और वैट और सर्विस टैक्स का इंटीग्रेशन नहीं था। सर्विस टैक्स सेंट्रल लेवल पे हो गया, वैट स्टेट लेवल पे हो गया। अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, वैट पे करके कुछ सामान लेकर आया हूं, तो मुझे वैट का क्रेडिट नहीं मिलता था, बिकॉज माई आउटपुट लायबिलिटीज ऑफ सेंट्रल लेवल। तो ये हमारी बात यहां पर आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन भी आप देखिए कहां से, पहले देख लेना कहां से क्वेश्चन है, आईसीआई मटेरियल से है। क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपने इसमें ना बकवास नहीं मिलेगा, जो है सो है आपके सामने, और कुछ भी छूटेगा भी नहीं, ये वादा है हमारा आपसे। अंडर जीएसटी ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स्ड एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज टू बी बॉर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से जो अपना मैन्युफैक्चरर, यहाँ से चेन चलती है, होलसेलर, रिटेलर, फिर एंड यूजर, ऐसे करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो हर स्टेज पर जितना वैल्यू एडिशन टैक्स हो रहा है, वो हर स्टेज पर टैक्स लगाया जा रहा है, और सारा इकट्ठा होकर ये एंड यूजर तक यहाँ पर पहुँच जाता है। ये बात हम जानते हैं, पहले से ही बात भी कर चुके हैं इसकी पहले आगे। क्या लिखा है, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है जी, गुड्स की कंजम्पशन पे लगाया जाता है, हाईलाइट कर रखा है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इट लेवीड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर अप टू द फाइनल कस्टमर विद द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एट प्रीवियस स्टेज। तो वो इफेक्ट न्यूट्रलाइज होता चला जाता है, और अगला वाला वैल्यू एडिशन उसमें जुड़ता चला जाता है। रिजल्टेंटली ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स्ड and burden of tax is finally goes to final consumer। अगला क्वेश्चन भी आपका आईसीआई के स्टडी मैट से है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते हैं कि लिस्ट सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट जीएसटी में एक्रो टू द इकोनॉमी। जी, तो जीएसटी के बेनिफिट्स तो हम बता सकते हैं कि भाई देखो, इसके आने से डबल टैक्सेशन नहीं हुआ है, खत्म हो गया, कास्केडिंग खत्म हो गया है, राजराम चल रहा है, चारों तरफ शांति ही शांति है। और यहाँ पर आकर आप देखेंगे इसमें कि इंटीग्रेशन प्रॉपर तरीके से हो गया है,
क्रेडिट का फ्लो अच्छे से यहाँ पे हो गया है, फाइनल कंज्यूमर को भी बेनिफिट है क्योंकि डबल टैक्सेशन और कास्केडिंग नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सस्ती होंगी, इन्फ्लेशन पे लगाम लगेगी, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और जो बढ़ता जा रहा है 1.5 लाख करोड़ पहुंच जाता है ये हर महीने, जो पहले कभी 1 लाख भी पूरा नहीं हो पाता था, 70-80 हज़ार रुपये बढ़ जाया करता था महीने का, आज वो यहां तक डबल हो रहा है लगभग। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। तो ऐसे यहां पर बता सकते हैं जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव उसको बूस्ट मिलेगा, बिकॉज किसी भी कंट्री का अगर टैक्सेशन सिस्टम सुधरा हुआ है, अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर लोग विदेशी भी अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं, और हमारे इंडिया के लोग भी इस प्रकार की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाते हैं। तो मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। एंड क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, यानी कि अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिंगल मार्केट बन गया है, बिकॉज टैक्स रेट सबके ऊपर समान है। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों को यहां पर इन्होंने अपना करके दिया है। आगे लिस्ट द टैक्सेस दैट हैव बीन सबस्यूम्ड इन जीएसटी, तो इसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन अपनी तरफ से ही बनाया हुआ है, इसकी मतलब ना तो ये आईसीआई मटेरियल से, ना आरटीपी, ना एमटीपी, ना पास्ट में आया हुआ है। तो एक मैंने क्या किया है कि ये सारे क्वेश्चंस के अलावा जो अलग अलग जगहों से हैं, इसके अलावा जो आपकी थ्योरी है उस थ्योरी को हर एंगल से कवर करने का प्रयास किया है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो ये बता सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जी अपना। वो 5 टैक्सेस कौन से हैं जो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और एंटरटेनमेंट टैक्स जो कि लोकल बॉडीज के द्वारा लगाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट वाला आपका आज भी है। एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लिकर एंड जो है वो आज भी अपना कंटिन्यू कर रहा है, वैसे करके। तो ब्रिंग आउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, तो ये अच्छे जानते हैं, CIS, पहले इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे, और पहले अपने की, ये अपने के लिए इस्तेमाल होगा, बचेगा तो इसके लिए और इसके लिए किसी भी रेशो में किसी भी तरीके से। फिर जो अपना ये है, ये पहले अपने के लिए इस्तेमाल होगा, बचेगा तो यहाँ आ जाएगा। फिर अपना ये जाएगा, ये पहले अपने के लिए इस्तेमाल होगा, बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। और इसकी तरह आपका UTGST भी ऐसे ही काम करके चलता है। क्या SGST CGST के इस्तेमाल हो जाएगा? नहीं हो सकता। क्या आपका CGST SGST का इस्तेमाल हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो ये कुछ अपनी बातें यहाँ पर बता रखी हैं वैसे करके, तो ये इसका आंसर नॉर्मल तरीके से आ जाता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात इसमें नहीं थी। व्हाट इज GST? GST एक कंपनी है, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसको इनकॉर्पोरेट कराया गया है। इसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, और ये जीएसटी पोर्टल को ओन करके चलती है। इन्फोसिस को पेमेंट करना था, इस चक्कर में इसको यहाँ पर बनाया गया था। और जो जीएसटी पोर्टल पे, चाहे आपका जीएसटी पोर्टल को रिकॉल कीजिएगा, चाहे वो पेमेंट की बात कर रहे हो, रिटर्न की बात कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो, रिफंड की बात कर रहे हो, यूजर सर्विस की बात कर रहे हो, जो भी आप बात करोगे सब का सब आपको यही सारे फीचर्स प्रोवाइड करा के चलती है। इसमें फंडिंग करते हैं स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, आगे है अ ड्यूअल जीएसटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। आईसीआई के स्टडी मटेरियल से है, तो यहां आप इस क्वेश्चन का खुद से करेंगे, राइट योरसेल्फ, राइट बिना देखे, राइट आंसर योरसेल्फ। आपके रजिस्टर में कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखना वो मैं आपको बता के चलूंगा, ठीक है जी। तो वैसे करके उसके बाद में अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है ये आईसीआई के मटेरियल से है। क्या बोलता है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हाउ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टैक्स्ड साइमल्टेनियसली अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो साइमल्टेनियसली कैसे टैक्स की जाती है, तो हम जानते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर ना आपको देखने के लिए मिलेंगे इस तरीके से। हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए, उसमें लॉ बनाने की पावर वैसे ही दी गई थी। उसमें बताया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने की इकट्ठी पावर है, साइमल्टेनियस पावर दी गई है। अगर सप्लाई आपकी इंट्रा स्टेट है तो इंटरस्टेट सप्लाई होने पर जीएसटी का रेट भी सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों के लिए समान रहता है, दोनों के लिए वैल्यू भी समान ही रहती है, दोनों का टाइम ऑफ सप्लाई भी समान ही होता है, और संविधान भी दोनों को एक साथ टैक्स लगाने की बात कर रहा है। तो जब भी हम इंट्रास्टेट सप्लाई करते हैं तो सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी साइमल्टेनियसली वहां पे चार्ज किए जाते हैं। तो ये इसका आंसर यहां पर लिखकर आ जाएगा। क्या बोलते हैं? अ सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी इज लेवीड साइमल्टेनियसली ऑन एवरी
इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट एग्जेम्प्टेड गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज एज वेल एज गुड्स एंड सर्विस विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। जो जीएसटी से बाहर है, अल्कोहलिक लिकर है, शराब वगैरह जो भी अपने हैं या एग्जेम्प्टेड है, उन्हें छोड़ दीजिए भाई, उन पर लगेगा क्या। फर्दर बोथ आर लेविड एट द सेम प्राइस, दोनों के लिए वैल्यू कॉमन होती है, सेम प्राइस है ट्रांजैक्शन वैल्यू, और दोनों का रेट वगैरह भी समान ही होता है। तो यहां पर कुछ इंट्रास्टेट सप्लाई के एग्जांपल्स दिए गए हैं और साथ में सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो आप भी अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल लेकर बना सकते हैं कि यूपी से यूपी में माल बेचा गया है, शूज बेचे गए हैं और मान लीजिए वैल्यू ये है, जीएसटी का रेट ये है, तो कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, ये सिद्ध करने के लिए कि हाँ दोनों सीजीएसटी एसजीएसटी इंट्रास्टेट पर इकट्ठे ही लगाए जाते हैं, वैसे करके बोल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन भी आईसीआई मटेरियल से है क्योंकि पहले चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस तो मैंने उनको यहां पे लिया है। Which are the commodities which have been kept outside the purview of GST? Examine the state of taxation of such commodities after introduction of GST. कौन कौन से को बाहर रखा गया है और जीएसटी आने के बाद अब इनका हाल क्या है जो बाहर हैं, ठीक है। तो यहां पर आपकी बाहर रखा गया अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड इसको बाहर किया गया था बाय वे ऑफ आर्टिकल नंबर 366 से। उसने कहा था कि जीएसटी को डिफाइन किया था कि जीएसटी एक गुड्स और सर्विस पर लगने वाला टैक्स है बट एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। एंड जो आपकी 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये बाहर किए गए थे आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए की जो एक्सप्लेनेशन है उसके, कि भाई अभी तो नहीं लगा रहे हैं लेकिन हाँ फ्यूचर में जीएसटी इस पे लगाया जा सकता है बट अभी नहीं है। जहां तक सवाल है कि एज ऑफ नाउ इनका ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, तो अल्कोहलिक लिकर के ऊपर लगाई जाती है आज स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड जो अपना 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उन पर भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट की बात वहां करी जाती है। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 366 ने बोला है कि जो शराब है वो शराब बाहर रहेगी, जीएसटी की परिभाषा में शराब नहीं आती। अब देख सकते हैं कि आंसर कितने फाइन तरीके से लिखे हुए हैं। फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 246 कैपिटल ए ने बोला था कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो आपके नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये अभी बाहर रखे गए हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो इन्हें हम बुला लेंगे, वैसे करके बोल दिया जाता है। और जो ये पहले आपके ये जो बाहर हैं इनका ट्रीटमेंट क्या है, वही सीएसटी, वैट या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उसके दायरे में अपने ये आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी आईसीआई मटेरियल से है। वेयर फ्रॉम द पावर टू लेवी जीएसटी इज डिराइव्ड, कहां से ये पावर निकल कर आई है। या क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिस्कस आर्टिकल 246 कैपिटल ए विच ग्रांट्स द पावर टू मेक लॉज। तो उसमें लिखा हुआ है कि इंटरस्टेट सप्लाई करने पर साइमल्टेनियस पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। एंड अगर हम बात करें इंटरस्टेट सप्लाई की तो वहां पर एक्सक्लूसिव पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की टू मेक लॉस। तो वाली बात अपनी यहां लिखी हुई है। और आर्टिकल 246 कैपिटल ए के अंदर एक और बात लिखी हुई है कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी अभी नहीं, आगे यानी कि भविष्य में लगाया जाएगा। तो ये तीनों एलिमेंट अपने यहां आ जाते हैं। पहला एलिमेंट ये आ गया इंट्रा वाला, पार्लियामेंट यानी कि इंटरस्टेट एक्सक्लूसिव पावर की बात यहां पर हो गई, और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन आपके यहां पर ये आ जाते हैं। ठीक, जितना कंटेंट चाहिए उतना ही लिखा है, एक एक लाइन, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से देखकर लिखा गया। 4 महीने का कंटिन्यूअस एफर्ट्स इस पे लगा के क्वेश्चन आंसर की बुक पर। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस आर्टिकल 246 कैपिटल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया जनवरी 2021 में। आंसर तो वही है जो पहले था, लेकिन ये यहां से अचानक से आ गया। तो ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में से आ ही नहीं सकता, आ सकता है। अब कौन से अटेम्प्ट में पूछ लिया जाए, अब ये तो हमें नहीं पता। तो जो जो पॉसिबल क्वेश्चन से इंस्टीट्यूट के मुताबिक या हमारे मुताबिक बन सकते हैं, वो सब आपके क्वेश्चन आंसर बुक के अंदर होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस क्वेश्चन आंसर की बुक से बाहर पेपर नहीं जाएगा। अगला पॉइंट आता है यहां पे, निकल के मालिक, हु आर द मेंबर्स ऑफ जी। अच्छा, ये नवंबर 20 में 5 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है, और नवंबर 19 में भी ऐसा क्वेश्चन आया मिलता जुलता। क्या बात है, 5 नंबर का। हु आर द मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल, एनुमरेट एनी 2 रिकमेंडेशंस दैट कैन बी मेड बाय द जीएसटी काउंसिल। 2 बातें पूछी गई हैं कि इसमें मेंबर कौन कौन होते हैं। देखिए, एक होते हैं इसमें चेयरपर्सन जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। दूसरे होते हैं इसमें जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस हैं, श्री पंकज चौधरी जी। एज ऑफ नाउ श्री पंकज चौधरी जी ये इस स्टेज पर आते हैं, वो यहां पर आ जाएंगे। और उसके बाद जो अपने स्टेट्स हैं उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं या उनके डिप्टी सीएम हैं,
वो इसके मेंबर यहां पर आकर बन जाते हैं। चैप्टर पढ़ाते समय मैंने आपको जीएसटी पोर्टल से भी दिखाया था। तो इस प्रकार से 31 आपके वो हो गए, 2 ये हो गए, 33 मेंबर आपके, 33 लोग कुल मिलाकर जीएसटी काउंसिल का हिस्सा बनते हैं। जहां तक सवाल है रिकमेंडेशन का, तो ये किन किन चीजों के लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं? मैं कहता हूं हर चीज के लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं। कौन से गुड्स पर जीएसटी आएगा, कौन से पे नहीं आएगा, कौन सी सर्विस पे आएगा, कौन से पे नहीं आएगा, एग्जम्पशंस क्या रहेंगी, क्या नहीं रहेंगी, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। सब कुछ, रेट क्या रहेंगे, वैल्यूएशन सिस्टम्स क्या रहेंगे, कैसे बंटवारे होंगे, सब कुछ इन्हीं के द्वारा डिसाइड किया जा सकता है। बाबा की बूटी में जितने भी हेडिंग हैं सारे के सारे इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। वैसे करके मालिक बात बोल दी जाती है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगी, 10 लाख 20 लाख वाली, सब कुछ ही डिसाइड करके चलते हैं। तो बोलते हैं यहां पर आकर recommendations that can be made by GST Council are as under: tax, cess, surcharge levied by the union, the state and local bodies which may be subsumed in, कौन कौन सी subsumed होंगी वो सब इन्होंने डिसाइड किया। गुड्स और सर्विसेज कौन कौन से जीएसटी के दायरे में आएंगे, कौन कौन से एग्जेम्प्ट रहेंगे, वो सब इन्होंने डिसाइड किया। मॉडल जीएसटी, जो शुरुआती जो जीएसटी बनाया गया था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जीएसटी दिखेगा कैसे, वो सब इन्होंने तैयार किया। थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख 20 लाख 40 लाख वो ये डिसाइड करते हैं। रेट ये बताते हैं। कुछ एक स्पेशल रेट्स जैसे कि आपके लाइक आ जाते हैं गोल्ड सिल्वर एटसेट्रा पे आ जाते हैं, या फिर नेचुरल क्लेमिटीज डिजास्टर के दौरान भी कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए स्पेशल ऑर्डर वगैरह जो इश्यू किए जाते हैं वो सब इन्हीं की सहमति से होता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से रहेंगे वो ये बता के चलते हैं, जैसे नॉर्मली नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब वही डिसाइड करके चलते हैं। डेट ऑन विच जीएसटी टू बी लेविड ऑन पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम, वो भी यही बता के चलेंगे। यानी कि जीएसटी के अंदर इतनी सी भी हरकत होती है वो सब यही बता के चलते हैं। तो आप, मैंने कई सारे यहां पर दिए हैं। आपसे पूछा गया था कितना, 2 रिकमेंडेशन पूछी थी, कितनी पूछी थी साहब, 2 रिकमेंडेशन। तो आप कोई से 2 यहां पर बता सकते हो। 5 बताओगे तब भी आपको वही फल मिलेगा जो 2 बताने पर मिलेगा, क्योंकि उसने पूछा ही आपसे 2 है। ठीक, तो सोर्स लिखने से आपको काफी कंफर्ट रहता होगा, ऐसा मुझे लगता है कि क्वेश्चन पिक कहां से किया गया है। अगला क्वेश्चन जनवरी 2021 में आया है 4 नंबर का, और ये आपका इस दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है जो कि सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आपका दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कंपाइलेशन, देख रहा विनोद। Why was there a need for making constitutional amendment for introduction of GST? मतलब जीएसटी लाने के लिए संविधान को अमेंड क्यों किया गया। आगे है डिस्कस सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, वो बताइए। ये तो पूछा गया एग्जाम में। आईसीआई में ये इस तरह से भी दे रखा है, व्हाई द नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द जीएसटी, यानी कि सेम क्वेश्चन है ये। तो पहले आईसीआई मेटल में पहले से ही था, और ये आईसीआई मेटल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। देखिए, अमेंड करने की जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज जो पहले स्ट्रक्चर था वो एक्सक्लूसिविटी पर बेस्ड था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के लिए एक्सक्लूसिव पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ऐसे ही सर्विस टैक्स के लिए और वैट के लिए थी अपने स्टेट गवर्नमेंट को। बट हमें यहां पर शेयर्ड मॉडल चाहिए था, तो इसके लिए हमारे पास कोई प्रोविजन ऑलरेडी लॉ के अंदर नहीं दे रखा था। जो एंट्री नंबर 246 थी उसके अपने जो लिस्ट बनती थी उनमें कहीं भी जीएसटी की जगह नहीं दे रखी थी। तो हमने आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए, आर्टिकल 269 कैपिटल ए, 366 जिसमें डेफिनेशंस को अमेंड किया, एंड आर्टिकल 279 कैपिटल जीएसटी काउंसिल, ये सब हमें इंट्रोड्यूस करने पड़े ताकि हम जीएसटी को अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इंडिया में ला सकें। तो ये यहां पर निकल के आया। क्या लिखा है, देयर वॉज ए नीड फॉर मेकिंग, ये जो लैंग्वेज है ना, इट इज आईसीआई मटेरियल बेस्ड लैंग्वेज। देयर वॉज ए नीड फॉर मेकिंग constitutional amendment for introduction of GST so as to enable integration of the central excise duty, additional duties, state VAT and all other specific taxes, उनको हमें इंटीग्रेट करना था, इकट्ठे करना था, जीएसटी में समाहित करना था, इसलिए हमें एक्ट को अमेंड करना पड़ा। द सिग्निफिकेंट प्रोविजंस क्या क्या थे इसके अंदर, यहां पर कॉन्करेंट पावर ऑन पार्लियामेंट ये दी गई, पावर दी गई कि भाई आईजीएसटी में एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है और सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए साइमल्टेनियस पावर यहां पर दी गई है। तो लेवी ऑफ आईजीएसटी ऑन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन ये बता दिया। यहां पर यह भी बताया गया है, अब क्या कर रहे हैं ये कर रहे हैं कि आपके आर्टिकल थे ना 246 कैपिटल ए, 269 कैपिटल ए, 366 और 279 कैपिटल, इन चारों आर्टिकल्स में से 2-2, 3-3 बातें आप लिख दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा।
वही तो पूछ रहा कि चेंजेस क्या क्या आए थे। तो 246 में 3 बातें थी, इंट्रा में कौन बनाएगा लॉ, इंटर में कौन बनाएगा, और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कब से आएंगे, मतलब जब से जीएसटी काउंसिल चाहेगी। इसमें 269 कैपिटल ए में बताया गया था कि जो भी आईजीएसटी लग रहा है ये आधा आधा बटेगा सेंटर और स्टेट के बीच में। इसमें यह भी बताया गया था कि ऑल इंपोर्ट की जो आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको भी हम इंटर स्टेट ही बुलाकर चलेंगे। इसमें यह भी बताया गया था कि जो आईजीएसटी का पैसा है वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा, बल्कि उसमें सिर्फ उतना रेवेन्यू जाएगा जितना कि आईजीएसटी में सीजीएसटी कंपोनेंट है। सीजीएसटी कंपोनेंट कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, जो घूमकर वापस स्टेट के बीच में बढ़ता है 42%, जो मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग द डिस्कशन। एंड वैसे करके यहां पर बात करेंगे जी। आर्टिकल 279 कैपिटल ए से संबंधित 2-3 लाइन आप उठा सकते हैं, तो ये सारी बात आपके कंटेंट में आ जाती है कि दीज आर द मेजर चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिंसिपल फॉर डिटरमिनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई, हाँ एक और बात लिखी हुई है इसी आर्टिकल में, लिखा हुआ है कि भाई जो प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस हैं उन्हें एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट ही तैयार करके चलेगी। इसी के चलते हमारे पास सेक्शन 7 से लेकर 14 तक आते हैं आईजीएसटी एक्ट के, एक्सक्लूसिव पावर है गवर्नमेंट को। वो आर्टिकल ने बताया है, वो यहां पर अमेंड, संविधान को अमेंड करके लिखा गया था। जीएसटी विल बी लेविड ऑन ऑल सप्लाईज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये लाइन हमने पिक की आर्टिकल 246 कैपिटल ए से। थोड़ी स्मार्ट वर्किंग करनी चाहिए, ना कि इन हेडिंग को रटने की बजाय हमें पता होना चाहिए कि यार ये यहां से उठाया गया, ये जो चेंजेस थे संविधान के, मतलब ये चैप्टर का सोल्यूशन क्या है, मतलब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लाइक पूरे चैप्टर की समरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला छोटा सा चैप्टर है उसकी पूरी समरी यहां पर अपनी आ जाएगी। कौन कौन बाहर है वो बता दिया, और टोबैको के संबंध में बात कर ली हमने यहां पर आकर कि टोबैको पर अभी पुराना भी लगेगा और नया भी चलेगा। प्रेसिडेंट को पावर होगी यहां पर जीएसटी काउंसिल सेटअप करने की, काउंसिल के अंदर कौन कौन लोग होंगे, उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, तो वो सारी बात आपकी यहां पर आ जाती है मेरे बच्चा, ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, डिस्कस आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए पर्टेनिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर। तो आर्टिकल, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस पहले चैप्टर के अंदर आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड प्योर थ्योरी क्वेश्चंस हैं, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो थ्योरी क्वेश्चन में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर वही लिखा जाना जो आएगा अपना, बस बाकी कुछ नहीं। तो आर्टिकल 216 कैपिटल ने बोला, अभी मैंने डिस्कस किया कि 3 एलिमेंट है कि 50-50 बटेगा, इंपोर्ट वाली ट्रांजैक्शन को भी इंटरस्टेट बोला जाएगा, एंड जो आईजीएसटी है वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि उसमें से जो सीजीएसटी कंपोनेंट होता है सिर्फ वही जाएगा। तीनों एलिमेंट बड़ी शिद्दत के साथ यह आपके ये लिखे हुए हैं, ऐसे करके मेरा बच्चा। सॉरी, कहता है आर्टिकल 2, पढ़कर देख लीजिए, मैं बोलने के साथ साथ रीड भी कराऊंगा आपको, ताकि आपको काम पूरा हो जाए, वरना आपको रीड करना पड़ेगा। 269 कैपिटल ए, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट दैट जीएसटी goods and service tax on supplies in the course of interstate trade commerce shall be levied and collected by the government of India, and such tax shall be apportioned between the union and the state. and central government state government में बढ़ जाएगा, and as the manner provided by the parliament by law on recommendation of the council। ठीक है जी। आगे बोलते हैं कि आप हाईलाइटेड पोर्शन को देखेंगे तो पता लग जाएगा क्या लिखा है। Import into the territory of India shall be deemed to be the supply of goods or services or both in the course of interstate trade or commerce। Import जो कर रहे हो उसे भी आपका interstate ही यहां पर बुलाया जाएगा। तो जो अमाउंट सो अपोर्शन टू द स्टेट है shall not form part of consolidated fund of India, बल्कि इसमें से सीजीएसटी कंपोनेंट वाला ही ऊपर जाएगा। एंड आगे बोलते हैं कि पार्लियामेंट को पावर है प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रिंसिपल्स डिसाइड करने के, एक्सक्लूसिव पावर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, क्योंकि अगर ये पावर स्टेट को दी जाती तो यहां पे सर फूट जाते और कुछ भी नहीं हो पाता। इस तरह से आपका ये पहला चैप्टर यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। आप मुझे जरूर बताएंगे आपको कैसा लगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, बाय, जय हिंद, जय भारत।